ओके मैम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया था, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये रूल किसके लिए दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द वन प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो जनरल प्रॉपर्टी है हेलोजन के साथ उसका जो रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पर मार्कोनिकॉव रूल की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का क्या मतलब हुआ? देयर शुड बी एनी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन जब होगा, तो ये दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं दैट आर कॉल्ड एज हेलोजन एसिड्स। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दीज ऑल आर हेलोजन एसिड। तो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हमें देखना चाह रहे हैं कि जब एल्कीन्स हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है। वी ऑल नो दिस ऑल्सो दैट जो हेलोजेंस हैं दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो if the bond will break, then this will get negative charge and this will get पॉजिटिव चार्ज। एंड अदरवाइज ऑल्सो इनके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि ये जो भी है ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज मोर देन हाइड्रोजन। इसलिए ये बॉन्डिंग होगा तो इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ही बना हुआ है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है ज्यादा, जो अट्रैक्शन है ज्यादा, वो हेलोजेंस की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से दे विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं एल्कीन्स का जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। अभी हमने एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में भी देयर इज वन कार्बन एंड ऑन अदर साइड आल्सो देयर इज वन कार्बन कंपाउंड। दोनों साइड इक्वल कार्बन कंपाउंड है। आरुष फर्स्ट लिस्ट में फिनिश, देन यू आस्क योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो दोनों साइड एक एक कार्बन है। तो अब क्या होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियसली जब रिएक्शन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड तो टूटेगा ना, तभी तो कुछ ऐड हो पाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास भी जा सकते हैं और दोनों इसके पास भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। सो इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू दिस कार्बन, दिस विच वन, राइट साइड वाला जो कार्बन है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो जब इस पर हम एज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। जब रिएक्शन होती है तो प्रीवियस बॉन्ड्स ऑलवेज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म देन ओनली। तो इसका बॉन्ड टूटा तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसके, कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा? विच लेफ्ट कार्बन वन। इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, विच इज लेफ्ट वन साइड। हमने क्योंकि अज्यूम किया है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके गया है, सो इसके पास आ गया हमारा पॉजिटिव पार्ट, देख सकते हैं हम, और राइट वाले के पास आ गया हमारा बचा हुआ हाइड्रोजन। तो CH2 की बजाय बन गया हमारा CH3। अगर हम ये अज्यूम करते कि बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन इसके पास जाने हैं, तो इसके पास ब्रोमीन आ जाता और इसके पास हाइड्रोजन, कंपाउंड हमारा तब भी यही बनता, वन ब्रोमो इथेन। और अभी भी हमारा, तब हमारा ब्रोमीन यहाँ अटैच होता, CH3 यहाँ अटैच होता। तो जहां पर फंक्शनल हमारा ग्रुप अटैच होता है नंबरिंग, तो हम वैसे भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तब हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, 1 2। सो दिस इज वन ब्रोमो प्रोपेन इथेन, राइट। तो ये हमारा सिमेट्रिकल कार्बन था, हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इसमें। दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ, किसी एक कार्बन के साथ हमें नेगेटिव पार्ट को अटैच कर देना है, एक के साथ पॉजिटिव पार्ट को अटैच कर देना है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां हमारे पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है। दिस इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, यू ऑल कैन सी। क्या नाम है इस कंपाउंड का? प्रोपीन। यस मैम। ओके, अब अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड के, यस, तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे देयर आर 2 कार्बन्स और डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड पे देयर इज 1 कार्बन। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमें देखना क्या है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो किससे जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट किससे जुड़ेगा। आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी डिफरेंट है अनसिमेट्रिकल में। यहाँ पर दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर एक साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और दूसरी साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। तो ये भी एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड की, एल्कीन की हमारी पहचान है। तो अब हम क्या करें, किसको हम नेगेटिव पार्ट दें और किसको हम पॉजिटिव पार्ट दें। तो इसके लिए मार्कोनिकॉव नेम के एक साइंटिस्ट थे
जिन्होंने अपना रूल दिया, उन्होंने क्या बोला कि whenever there is the addition reaction in alkenes, the negative part will attack to that carbon which is having lesser number of hydrogens, and positive part obviously will go to the carbon which is having more number of hydrogens. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन के पास है, लेफ्ट वाले के पास, तो नेगेटिव पार्ट कौन है, ब्रोमीन, यानी ये अटैक करेगा इस पर, तो जुड़ गया ये यहाँ पर, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो बचा हुआ है यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस पर ये अटैक करेगा, तो ये आ गया. सो द कंपाउंड इज 2 ब्रोमो प्रोपेन. अब ये ऐसे ही नहीं उन्होंने बोल दिया था, इसके लिए उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म दिया, मतलब इसको जस्टिफाई किया कि हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं ठीक बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है. तो वो जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया वो था हमारा मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म, जिसके थ्रू उन्होंने जस्टिफाई करा अपनी बात को. तो वो क्या है, वो क्या मैकेनिज्म है जिससे उनकी बात जस्टिफाई होती है, इसको हम समझते हैं. ये है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ. Am I right? This is Markovnikov. Yes, ma'am. ओके. एंटी मार्कोनिकॉफ तो नहीं खोल दिया मैंने. दिस इज मार्कोनिकॉफ. ओके. तो मार्कोनिकॉफ ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, जो अपना मैकेनिज्म दिया था, वो दिया था किस बेस पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उनका मैकेनिज्म था. तो सबसे पहले हमने ले लिया अपना एल्कीन, वही वाला एग्जैक्टली आप देख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. अब रिएक्शन हमारा किससे हो रहा है, HBr के साथ. तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म उनका था, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल का क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा. तो जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं HBr के साथ, HBr में से सबसे पहले जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट है वो अटैक करेगा. अब पॉजिटिव पार्ट इन दोनों में से किसी पर भी अटैक कर सकता है. अभी तो मैकेनिज्म को हमें समझना है ना, अभी हमें नहीं पता कि पॉजिटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा और नेगेटिव किस पर. ऑल्दो मार्कोनिकॉफ ने बोला था कि नेगेटिव पार्ट लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, पर स्टार्टिंग में वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर रहा, वो स्टार्ट करके चल रहे, कह रहे हम चलो सारी पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं और एंड में आप देखना वही होगा जो मैंने कहा है, ऐसा मार्कोनिकॉफ ने बोला. तो कहते हैं ठीक है, आप हाइड्रोजन को दोनों से जोड़कर देख लो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है. इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन लवर्स कौन होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. बट फिलहाल हमारा एल्कीन पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हमें लाना है, जिसके लिए हमने जो हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल था उसका अटैक करवा दिया इस पे. HBr में से H हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है, तो वो अटैक करेगा, या तो इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा या इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा. हम दोनों केसेस ले लेते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में हमने मान लिया कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो राइट हैंड साइड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3. एम आई राइट, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो CH3 बन गया. ठीक है, और अपना पॉजिटिव चार्ज वो इसको दे देगा. देखो ना, बॉन्ड जब टूटा है, जब बॉन्ड टूटा होगा ये वाला, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए होंगे, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और इस पर नेगेटिव चार्ज आया तभी हाइड्रोजन इससे जुड़ा होगा. तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा. सो दिस विल बी द कंपाउंड. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, सेकेंड सिचुएशन में हम मानते हैं कि जो हमारा कार्बन है इसको हम टर्मिनल कार्बन बोलते हैं. टर्मिनल मतलब कोने में, सिंपल लैंग्वेज, जो साइड में होगा बिल्कुल. ये हमारा टर्मिनल कार्बन में हमने फर्स्ट सिचुएशन में एज्यूम करा था. सेकंड में हमने माना कि जो सेंट्रल कार्बन है ये वाला, जब ये बॉन्ड टूटा तो दोनों कार्बन इसके पास गए, तो अगर इसके पास गए तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2. ये वाला CH2 तो CH2 ही रह जाएगा, और ये वाला CH जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया. अब ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, यही हो सकती है ना, थर्ड तो कोई है नहीं हमारे पास. अब हमें देखना कौन ये है कि क्या हुआ होगा दो में से. इसमें अगर आप देखो, ये भी हमारा एक कार्बोकेटायन बना है. आपने देखा है कि कार्बोकेटायन क्या होते हैं, हमारे जो हमारे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे कार्बोकेटायंस होते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोकेटायन है, ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट. और यहाँ पर अगर आप देखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से फर्दर अटैच है. सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन.
और कार्बोकेटायंस में हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास 3 तो है नहीं, बट 1 और 2 जरूर है। 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 2। तो ऑब्वियसली कंपाउंड कौन सा बनेगा? जो स्टेबल है ज्यादा। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट मीन्स हमारा फर्स्ट सिचुएशन में जो बना है वो ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम उसको लेके चलेंगे। इसको तो यही छोड़ दो, इसको लेके जाओ। बचा कौन है हमारे पास? हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अटैक कर चुका है। ब्रोमीन अभी बचा हुआ है। नाउ ब्रोमीन मीन्स नेगेटिव पार्ट, इट विल अटैक टू द पॉजिटिव पार्ट। नाउ ऑलरेडी पॉजिटिव पार्ट इस पर है, अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो ब्रोमीन विल ज्वाइन विद दिस कार्बन, सो द फाइनली कंपाउंड विल बी CH3 CHBr CH3। दिस इज व्हाट? दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। और अभी हमने मार्कोनिकॉव जो रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था? 2 ब्रोमो प्रोपेन। यही तो कह रहे थे हम कि ये प्रोडक्ट बनेगा। और मार्कोनिकॉव ने जो ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया, जो उसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया, उसके हिसाब से भी हमारा यही प्रोडक्ट बना है। यानी जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच हुआ है विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब मार्कोनिकॉव का जो रूल है वो जस्टिफाई हो जाता है इससे। एम आई राइट? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. इसको हमने मैकेनिज्म देखा। इसमें हुआ क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में ये जो HBr था ये आयोनाइज होकर टूटा होगा H+ और Br- में। फिर इस H+ ने अटैक किया इथीन पर, ये वाला स्टेप है हमारा। ठीक, ये प्रोडक्ट हमें मिला हमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर हमारा ये थर्ड स्टेप है जिसमें नेगेटिव पार्ट ने इस कार्बोकेटायन पर अटैक करा और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। सो दीज आर द 3 स्टेप्स इन विच द रिएक्शन विल कंप्लीट एंड दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है। सो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा इस तरीके से मेंशन करना होगा, आपको ये रीजन देना पड़ेगा कि फर्स्ट पहले तो हम यही मानेंगे हमें पता ही नहीं क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो इसलिए हमने दोनों में से दोनों सिचुएशंस मान ली। अगर बॉन्ड टूटने पर ये हाइड इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो आते हैं तब क्या बनेगा, इसके पास जाते हैं तब क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली हमें मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इससे मिल रहा है तो इसलिए ये कंपाउंड बनेगा। तो इन दिस वे मार्कोनिकॉव जस्टिफाई हिज मैकेनिज्म। मार्कोनिकॉव का ये जो मैकेनिज्म है ये एल्कीन्स की बहुत सारी एडिशन रिएक्शंस पर अप्लाई होता है। व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, वो तो हमने पढ़ा ही, उस पर मार्कोनिकॉव रूल रखता है। मार्कोनिकॉव जब हमारे एल्कीन्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी हमारा यही रूल अप्लाई होता है। मतलब क्या, अल्कोहल अगर कोई भी होगा, लाइक सपोज हमारे पास अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, नेगेटिव पार्ट कौन होता है इसमें? OH-, जब आयोनाइज होगा फर्स्ट Yes, स्टेप ma'am. में तो OH- और CH3+। तो हमने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा? विच हैज लेसर नंबर ऑफ कार्बन। तो नेगेटिव पार्ट यानी OH हमेशा उस कार्बन पर अटैक करेगा विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन इनकी जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमारे एल्कीन्स अनसिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रोडक्ट हमारा सेम ही बनने वाला है। ठीक है। सो दिस इज मार्कोनिकॉव मैकेनिज्म। लेकिन अब कोई वही बात है ना कि हर एक का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। तो ऐसे ही मार्कोनिकॉव का भी एक दुश्मन था, उसका नाम था खर्राश। के गले में खराश हो गई थी तो उसने कहा नहीं ये बात सही नहीं है कुछ। उसने रूल दे दिया जिसे हम, वैसे तो खराश नाम था उन साइंटिस्ट का बट हम उसे एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी कहते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉव से उल्टी बात कही उन्होंने। उन्होंने क्या बोला? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस हाइड्रोजन से अटैक से जुड़ेगा जिसे विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव रूल जो रिएक्शंस हैं वो तभी एप्लीकेबल है जब ये रिएक्शन एल्कीन्स की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स के साथ हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो सिर्फ तभी ये रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल है। अदरवाइज वो जस्टिफाई नहीं कर पाए इसको, क्योंकि उन्होंने जिस मैकेनिज्म से अपना रूल को जस्टिफाई किया था वो हमारा कौन सा था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। अभी हम देखेंगे वो मैकेनिज्म भी, जैसे हम एंटी मार्कोनिकॉव भी कहते हैं। ओके, तो अब उन्होंने क्या बोला? ये है हमारा यही वाला कंपाउंड हमने सेम ले लिया, प्रोपीन। रिएक्शन हम दोबारा से HBr के साथ ही करा रहे हैं। अब वो क्या करे कि नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिस विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बना हमारा? CH3। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हमारा लेसर नंबर ऑफ कार्बन के पास जाएगा, तो CH2 सो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। यानी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना था सेम रिएक्शन में, और एंटी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है हमारा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसको कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने? उन्होंने भी अपना जस्टिफिकेशन दिया जो हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है।
ठीक, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा कैटलिस्ट हमने यहाँ पर लिया है, कैटलिस्ट ही हुआ ना, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इट मींस इट इज अ कैटलिस्ट, सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन को हमारे यही स्टार्ट करेगा। मेरे पास ये वाला भी स्लाइड है इसमें, और ये भी है, दोनों है, मैं आपको बता देती हूँ, दोनों सेम ही है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा हमारे इस फ्री रेडिकल का। ये जो फ्री रेडिकल हमने लिया है, ये क्या लिया है, सॉरी, ये जो कैटलिस्ट हमने लिया है, ये क्या लिया है हमने, C6H5COO, यानी कि बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके एटम्स होते हैं, C6, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने लिखा है C6H5COO2, 2 है ये यहाँ पर। ठीक, तो हमने इसे ओपन कर दिया, C6H5COO, C6H5COO, राइट। इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो इस साइड भी C6H5CO है, इस साइड भी C6H5CO है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो बराबर ही होंगी। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर नहीं जा पाएगा, ना ये ना ये। तो दोनों आपस में समझौता कर लेंगे कि भाई ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा इस बॉन्ड का, एक मैं ले जाता हूँ। तो यानी कि जो हमारा फिजन है दैट विल बी होमोलिटिक फिजन। पिछले केस में हमारा हेट्रोलिटिक हुआ था, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएंगे। सो इसका मतलब हमें 2 फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे, C6H5COO, C6H5CO, यहाँ हमने 2 लिख दिया, डायरेक्टली आ गई, सेम ही तो थे। फ्री रेडिकल का पहचान क्या होता है कि उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ होता है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, एक डॉट, तो ये फ्री रेडिकल बन गए। फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो कहीं से भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये फौरन ही टूट जाएगा। इसमें से जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा, ये अपना अलग हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, C6H5। और ये फ्री रेडिकल का निशान इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि C6H5 है ये। तो ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, विच इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा, ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेकर उनको फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देगा। कहेगा जो से मिलेगा, तो सबसे पहले इसको कौन मिला, ये मिला HBr। ये क्या करेगा, HBr का बॉन्ड भी टूटेगा ऑब्वियसली। तो HBr का जब बॉन्ड टूटेगा, ये इसका बॉन्ड तोड़ के इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इसके हाइड्रोजन को अकेला नहीं खींचेगा। वैसे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हो, हेट्रोलिटिक फिजन होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव, लेकिन ये हमारा होमोलिटिक फिजन करवाएगा, इसकी वजह से होमोलिटिक फिजन होगा, यानी ये दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा विद 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन तो इसके पास आ गया, यानी बन गया यहाँ पर क्या, बेंजीन। एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी थी, यानी ये तो फ्री रेडिकल नहीं रहा, स्टेबल हो गया, लेकिन इसकी वजह से ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया, ब्रोमीन को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, वो हम देखो उल्टा चल रहे हैं, पहले पेरोक्साइड टूटा है, फिर इसके साथ हुआ है, ये टूटकर फ्री रेडिकल बना, फिर इसने क्या करा, इसको फ्री रेडिकल बना दिया, है ना। अब ये इसके पास गया, प्रोपीन के पास। अब ये क्या करेगा, अब फिर से 2 सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो ये ब्रोमीन इस यहाँ पर इस फ्री रेडिकल की वजह से इन दोनों में भी होमोलिटिक फिजन होगा, यानी जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब लेकर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा उसके पास ये जुड़ जाएगा। ठीक, अब हम मानते हैं पहली सिचुएशन में हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, पहली सिचुएशन में हम मानते हैं कि ब्रोमीन जो है वो हमारा राइट साइड वाले कार्बन से जाकर जुड़ा, इसके ऊपर भी डॉट था, इसके ऊपर भी डॉट है, इससे जाकर जुड़ जाएगा, तो दोनों के डॉट स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इससे जुड़ा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3। इसका डॉट तो रह गया यहीं पर, लेकिन इसके डॉट को स्टेबिलिटी मिल गई क्योंकि ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया, दोनों के डॉट डॉट आपस में कैंसिल हो गए, यानी दोनों की फ्री रेडिकल आपस में कैंसिल हो गई, दोनों एक कंपाउंड बन गए, राइट। ठीक कह रही Yes, हो, ma'am. Yes, ma'am. ओके। दूसरी सिचुएशन में Yes, हम ma'am. मानते हैं कि इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस वाले फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करा, तो ये तो रह गया बेचारा, लेकिन ये स्टेबल हो गया, तो कंपाउंड हमारा बना CH3 CHBr CH2, यानी दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है ये फर्दर 2 से अटैच है, एंड दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल बिकॉज ये वाला जो कार्बन है दिस इज अटैच विद 1 कार्बन ओनली। अगेन फ्री रेडिकल में भी सेम वही बात होती है, कार्बोकैटायन की तरह 1 डिग्री से 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, 2 से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब 2 डिग्री अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो इट मींस दिस विल बी मोर स्टेबल, राइट। तो हम इस Yes, प्रोडक्ट ma'am. को आगे Yes, लेकर ma'am. चलेंगे, तो जब इस प्रोडक्ट को हम आगे लेकर चले तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप में हमारा ये जो कंपाउंड बना था फ्री रेडिकल
मैं आपको अपनी वाली उसमें दिखाती हूँ। ये जो हमारा कंपाउंड बना ये वाला 2 डिग्री, इस पर अब अटैक कौन करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो बच गया ना, ब्रोमीन तो ऑलरेडी अटैक कर चुका है। एम आई राइट कि नहीं? गलत मैम है? हाइड्रोजन मैम C6H6 बन गया था मैम, क्या लेकिन इससे तो? C6H6 हाइड्रोजन से तो बना। मैम यही वही तो H से तो बना था वो। तो हाइड्रोजन, C6H5 में तो H अरे मेरे रेडिकल बच्चों, लगा था। हाइड्रोजन एक ही थोड़ी है सॉल्यूशन के अंदर। HBr का सिर्फ ओके एक एटम थोड़ी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। हाइड्रोजन ओके। से बना जरूर है वो हाइड्रोजन से बना जरूर है, लेकिन हाइड्रोजन को मेन रिएक्शन तो इससे करना है ना। वो ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोजन उसने लगा दिया इसको करने में, लेकिन मेन रिएक्शन तो इससे होगा। अगर ब्रोमीन इससे जुड़ा है तो हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। रिएक्शन तो एडिशन रिएक्शन तो हम HBr के साथ दे रहे हैं ना। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन जो हमारा बच गया था वो भी फ्री रेडिकल, बहुत सारे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में घूम रहे थे ना, वो आ गए। और वो किससे अटैच कर गए? वो हमारे इस वाले कार्बन से, इस वाले फ्री रेडिकल को उसने स्टेबलाइज कर दिया। यानी इस कार्बन को तो ब्रोमीन ने स्टेबलाइज कर दिया था, इसको किसने स्टेबलाइज कर दिया? जो बचा हुआ हाइड्रोजन था थर्ड स्टेप में। तो फाइनली हमारा कंपाउंड क्या बना? CH3 CH2 CH2Br। यही कंपाउंड बना जो हम कह रहे थे। कौन सा? CH3 CH2 CH2Br विच इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज फ्री रेडिकल। जब हम सोल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं तो देयर विल बी सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr, देयर विल बी सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H6, देयर विल बी सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ Br। फ्री, बहुत सारे फ्री रेडिकल ब्रोमीन के होंगे, बहुत सारे फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के पड़े होंगे, बहुत सारे फ्री रेडिकल हमारे इसके होंगे, बेंजाइल के होंगे। लेकिन जो लास्ट स्टेप होता है उसमें जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो सब जो है वो खत्म हो जाते हैं और आपस में जो जो जिसको मिलता है उसके साथ आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में हाइड्रोजन और बच गया इसके पास जुड़ने के बाद भी, तो 2 हाइड्रोजन ने आपस में जुड़कर H2 बना लिया। 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ने आपस में जुड़कर ही H2 बना दिया। 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल ने आपस में जुड़ के ही Br2 बना लिया। बहुत सारी चीजें और बनती हैं। यानी इस रिएक्शन में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था बाय प्रोडक्ट्स हमें कोई लेना देना होता नहीं है। तो हम अपने मेन स्टेप की बात करेंगे बस। तो मेन स्टेप हमारा ये बनेगा। मेन स्टेप में हमें सिर्फ क्या मिलने वाला है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये जो रेडिकल मैकेनिज्म था ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या हुआ इसमें? इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन। यानी फ्री रेडिकल्स जो है एक ने दूसरे को बनाया, दूसरे ने तीसरे को बनाया, इस तरीके से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ एक फ्री रेडिकल बनेगा। सेकंड में अब बेंजाइल ने H को, हाइड्रोजन को भी फ्री रेडिकल बना दिया, ब्रोमीन को भी फ्री रेडिकल बना दिया, बहुत सारे फ्री रेडिकल उसने सोल्यूशन में बना दिए। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सारे फ्री रेडिकल किसी ना किसी से जुड़कर अपने आप को स्टेबलाइज कर देंगे। बट हमारा मेन जो प्रोडक्ट है हमें तो उस पर ध्यान देना है कि एल्कीन पर कौन से फ्री रेडिकल ने अटैक किया इसने, उसकी वजह से हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिला एल्कीन को। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया एल्कीन, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसके बेस पर बनेगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन नहीं है एज अ फ्री रेडिकल या ब्रोमीन नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रोमीन सॉल्यूशन में हो सकते हैं। आई बात समझ? यस मैम। यस मैम। So this is the free radical mechanism which is called as anti-Markovnikov। लेकिन anti-Markovnikov की जो रिएक्शन थी उसमें हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। क्या कि एक तो वो सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन, सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही वो अपने रिएक्शन को जस्टिफाई कर पाया था, समझा पाया था, बता पाया था, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही देखो। फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। वो तो इसी से होगा, और अगर फ्री रेडिकल एक बनेगा तभी तो आगे बन पाएंगे, अदरवाइज तो इन दोनों में हेट्रोलिटिक फिजन होता है, कभी होमोलिटिक होता नहीं है। होमोलिटिक तो इसकी वजह से हुआ है, इस फ्री रेडिकल की वजह से। तो ये सिर्फ HBr पर अप्लाई है। अगर हमारा एल्कीन HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है या HF के साथ रिएक्शन कर रहा है या HI के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब हमें मार्कोनिकॉव का रूल ही लगाना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉव तब नहीं चलेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ HBr पर अप्लाई होता है बस, और किसी पर अप्लाई नहीं होता। एनर्जी के रीजंस होते हैं इसके। अच्छा, दूसरी चीज हमारा क्या इसमें शॉर्टकमिंग्स थी? हाँ, एक तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा सिर्फ, और दूसरा सिर्फ HBr के साथ ये रिएक्शन होगा। किसी भी और हेलोजन एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है देन वी कैन नॉट अप्लाई एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यस HBr मैम। में जो मैम प्रोसेसेस हैं, हाँ
मैम मार्कोनी को HBr के अलावा भी हो सकता है। हाँ, मार्कोनिकॉफ तो HBr, HCl, HF, HI जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा एल्कीन, इवन एल्कोहल्स के साथ भी जब रिएक्शन करेगा एल्कीन, तब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा।